अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा चलें, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जहाँ से अपना प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 छोड़ा था, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे थे कि मार्केट सेगमेंटेशंस किस तरह से होती है, टारगेटिंग के बारे में एंड पोजीशनिंग के बारे में। ठीक है, हम लोग बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे चैप्टर्स के, हमने हाफ कवर अप कर लिए थे इन लेक्चर नंबर 9 में। आज बेसिकली हम लोग करने जा रहे हैं आज बेसिकली हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट हाफ टर्म्स, जो कि हम लास्ट लेक्चर में कवर अप नहीं कर सके थे। मेरी कोशिश यही होगी आपको सिलेबस थोड़ा सा कम करवाऊँ। आप लोगों को इशू होगा याद करने में। एक तो आप लोगों की जो मार्केटिंग टर्म्स हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ कवर अप नहीं करवाऊँगी और अगर वो आपके पेपर में आ गया तो आप लोगों के लिए तब भी इशू होगा। तो अगर मैं करवा दूँगी तो आप कम से कम कुछ ना कुछ तो पढ़ लेंगे ना कुछ आपके टर्म्स ज़हन से गुज़री होंगी। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर डेली का लेक्चर्स आप लोग डेली बेसिस पे लें ना, तो मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बॉयज़ के लिए तो बहुत आसान होगा। गर्ल्स को थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि गर्ल्स के पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में थोड़ा सा कर जाती हैं। बट ये है कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, डेली का लेक्चर्स डेली का सुन लें, ओनली 35 मिनट्स का होता है, तो फिर क्या होता है कि आप लोगों के जब कंसेप्ट डेली बेसिस पे क्लियर होंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर जो भी दिया जाएगा, आपकी जो पिछले प्रीवियस टर्म्स क्लियर होंगे तो आप इंटर लिंक कर लिया करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने क्या पढ़ा था? हमने बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को ज़रा एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे और कौन कौन से हमने कवर अप कर लिए थे। एक्सप्लेन मार्केट सेगमेंटेशंस हमने इसके बारे में पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 9 में। एंड आइडेंटिफाई सेवरल पॉसिबल बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग मार्केटिंग, हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। लिस्ट एंड डिस्टिंग्विश अमंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशंस, हमने ये भी पढ़ लिया। 3 तरह के इफेक्टिव सेगमेंटेशंस होते थे। उसके बाद इवेल्युएटिंग मार्केटिंग सेगमेंटेशंस, बेसिकली इस टॉपिक पे हम लोग थे और हम इसको बारी बारी डिस्कस करना चाह रहे थे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इस चैप्टर के हाफ कंटेंट को लेक्चर नंबर 9 में कवर अप कर लिया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 पे। इसमें बेसिकली है इवेल्युएटिंग मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, आप इवेल्युएट करें, पहले मार्केट को सर्च करें, विजिट करें, देखें मार्केट का साइज क्या है, और अगर मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या आइटम पे वर्क करती हूँ या इसको लॉन्च करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे उसके सेगमेंटेशंस बनाने चाहिए, तो किस तरह से बनाने चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को टारगेट करती हूँ, तो मेरी उस तो मार्केट का साइज क्या होना चाहिए, उस सेगमेंट में ग्रोथ कितनी है। ठीक है, ये ना हो कि आप जाएं और आप एक ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर दें जिसका जो यूज है वो एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट कम है, तो उससे फिर क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट है या आपका जो बिजनेस है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। अच्छा चलिए, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग इवेल्युएटिंग सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ में क्या था, एनालाइज करंट सेल्स, ग्रोथ रेट्स एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर वेरियस सेगमेंट्स। सबसे पहले आपने इस चीज को इवेल्युएट करना है, क्या आपकी मार्केट सेगमेंटेशन इतनी है, क्या आपकी सेल्स इतनी हो रही है कि आप स्पेसिफिक जो मार्केट को इवेल्युएट कर सकें। ये तो नहीं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया एक स्पेसिफिक मार्केट में, तो करने के बाद आपने देखा, आपने स्टार्ट कर दिया, बस स्मूथली रन हो रहा है, गुजारा चल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको एनालाइज करते रहना चाहिए कि आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है या नहीं। ठीक है, अगर हुई है तो कितनी हुई है। ठीक है, ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ उसमें कितना हो रहा है। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी जो आपकी थी, क्या वो मीट हो रही है। ठीक है, ये बेसिक जो एक पैरामीटर होता है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, जो आप एक्सपेक्टेड अपने माइंड में रखते हैं कि एस्टिमेशंस मुझे मंथ के एंड पे इतना अर्न हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है सेगमेंट स्ट्रक्चर अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, मैंने आपसे कहा था, जैसे आपको मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल्स दी है, कि आपका जो बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, जो मार्केट जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें कस्टमर के लिए अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए। अगर अट्रैक्टिवनेस नहीं होगी तो कस्टमर कभी भी आपकी चीज़ को बाय नहीं करेगा। कंसीडर इफेक्ट ऑफ कंपेटिटर्स, इसमें किस बेस पे आप अट्रैक्टिवनेस जो है इंक्रीज कर सकते हैं कस्टमर में। सबसे पहले आपने देखना है मार्केट में एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे लाई कर रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, मिलती जुलती आपसे कोई प्रोडक्ट हो, एंड द पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर्स, कितने बायर हैं, कितने सप्लायर्स हैं जो आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, और कितने हैं जो आपकी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं आप, किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं कस्टमर के लिए, कि आपकी सेल जो ग्रोथ लेवल जो है या साइज़ है वो इंक्रीज हो सके। कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज, company skills and resources needed to success in that segments, look of competitive advantages। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं कि कंपनी के पास क्या हम स्ट्रेटजीज में जो चेंजिंग्स कर रहे हैं या अट्रैक्टिवनेस लाना चाह रहे हैं, कि कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके जो हम चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो ये बेसिकली होता है इवेल्युएटिंग मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिलेक्टिंग मार्केट सेगमेंट्स। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करते हैं मार्केट सेगमेंट्स को। मार्केट सेगमेंट्स को हम लोग सिलेक्ट किस तरह से करते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, इसमें भी हम लोग देखा जाए तो मैंने साथ आपकी जो मार्केट्स हैं उसमें मार्केट स्टेजेस हमने पढ़ी, स्टेजेस ऑफ मार्केट, बेसिकली वो सिलेक्टिंग मार्केट सेगमेंट्स ही हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कोई डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, मैसिव मार्केट मींस ऑल द प्रोडक्ट आर हियर, मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल्स दी, सोप होगा, डिटर्जेंट्स हो गया, कोको कोला की एग्जांपल्स थी। ये वो प्रोडक्ट हैं कि इसमें नो एज लिमिट, ठीक है, हर नो डेमोग्राफिक वो आप देखा जाए इम्पैक्ट है इसके ऊपर। इट मीन्स के ये हर किस्म के हर एज तक तबके के लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद आपने सिलेक्ट करनी है मैसिव अमाउंट ऑफ मार्केट, मैसिव मार्केट आपने सिलेक्ट करनी है, डिफरेंशिएटिंग मार्केट आपने कौन सी मार्केट को टारगेट करना है। फिर उसके बाद है बिफिकेटेड मार्केट, इसका मतलब है लोकल एंड रीजनल मार्केट। ठीक है, कि आपने लोकल मार्केट को टारगेट मीन्स टू से आपने इवेल्युएट करने के बाद, आपने एक माइंड सेट करने के बाद आपने फिर उसके बाद देखना है कि यहाँ पे सेल अगर कम हो रही है तो मैं किस मार्केट को टारगेट करूँ कि मेरा सेल या ग्रोथ लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। मेन टारगेट जो मैंने आपसे कहा था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है आपका वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, मार्केट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, सिलेक्टिंग टारगेटिंग मार्केट सेगमेंटेशंस। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंशिएटेड मार्केट में सेगमेंट बना दिए जाते हैं। जैसे प्रोडक्ट एक ही तरह की होती है, अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में प्रोडक्ट बनती है, वही प्रोडक्ट जब बन के बाहर जाती है, बाहर से उस पर बाहर की कंपनीज का टैग लग जाता है, दोबारा पाकिस्तान में आते हैं तो वही हमें महंगे दाम मिल रही होती है। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएटेड मार्केट आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि इतनी प्रोडक्ट मैंने पाकिस्तान में सेल करनी है, इतनी प्रोडक्ट मैंने बाहर सेल करनी है, इतनी प्रोडक्ट मैंने अपर लेवल के लिए करनी है, इतनी प्रोडक्ट मैंने लोअर लेवल के लिए करनी है। इस तरह से आप एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट नहीं करते। ठीक है ना, आप सेगमेंट्स कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस। ठीक है, आपने टर्म सुनी होगी फाइनेंस की, उसमें क्या होता था कि आप अपना जो मनी है वो अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं टर्म क्लियर, तो आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 है और आपसे कहा जाता है आप 10,000 एक इन्वेस्टमेंट में लगा दें, तो आप कभी भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आप 10,000 एक इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे और आपको खुदा न खास्ता लॉस हो जाए तो आपके 10 का 10,000 गया, आप क्या करते हैं, आप वो 10,000 डिवाइड कर लेते हैं, आप 4,000 एक प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, 3,000 एक में लगा देते हैं और 3,000 एक में लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी एक सेगमेंट में अगर लॉस हो भी जाता है आपको, तो बाकी जो दो हैं
जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से आपको क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। तो आप क्या करें, इसी तरह से मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने एक मार्केट को टारगेट नहीं करना, आपने सेगमेंट्स बना लेने हैं, उस बेसिस पे करना है। उसके बाद है कंसंट्रेटिंग मार्केट, ठीक है। निची मार्केट का मतलब होता है स्पेसिफिक टारगेटिंग मार्केट, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केट। आपको पता होता है कि आपको आपने किस स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करना है, ओनली वन मार्केट जिसमें आप बताते हैं, ठीक है। कंसंट्रेट करते हैं आप एक ही तरह की मार्केट पे, ठीक है। उसके बाद है चूजिंग अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजीज। हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। मार्केट टारगेटिंग तीन तरह की होती है, इवेल्युएटिंग मार्केटिंग, सिलेक्टिंग मार्केटिंग, चूजिंग अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजीज। हमने इवेल्युएटिंग मार्केटिंग सेगमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, सिलेक्टिंग मार्केट सेगमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चूजिंग अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब आपने जब आपने सिलेक्ट कर ली मार्केट, आपने सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद आपने कवरेज स्ट्रेटजीज के बारे में चूज करना है। अब कवरेज स्ट्रेटजीज क्या है, कंपनीज के पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, ठीक है। जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो होमोजीनियस होगी या हेट्रोजीनियस होगी, ठीक है। मार्केट होमोजेनिटी, ठीक है, मार्केट में किस हद तक उससे सिमिलर प्रोडक्ट लाई करती हैं। कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज, आपके जो कंपेटिटर हैं उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है ना, पीरियड एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्टिंग में क्या फ़र्क था, या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था कि उसमें आप लोग दो तरह के ऑर्डर मिलते थे। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होता था कि जितनी ऑर्डर आएगा उतनी प्रोडक्ट बना दी जाए, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता था कि एक प्रोसेस के थ्रू आपने, जैसे मशीनरी में अक्सर देखा होगा, प्रोडक्ट बन रही है, रैंडमली बनती ही जा रही होती है, उनकी जितनी कैपेसिटी होती है वो तैयार करना होता है उन्होंने। ये नहीं होता कि स्पेसिफिक ऑर्डर आया तो तैयार किया फिर उनको बंद कर दिया, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर पे तैयार नहीं होती। तो आपने क्या करना होता है, चूजिंग अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले कंपनीज के पास इतने रिसोर्स हैं, फिर उसके बाद आपने बताना है कि प्रोडक्ट किस किस्म की बनानी चाहिए, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। फिर मार्केट किस किस्म की होनी चाहिए, आपके जो कंपेटिटर हैं उनकी सेम लेवल की मार्केट, उसी मार्केट को टारगेट करना है जो आपके कंपेटिटर ने की हुई है। कंपेटिटर की अगर उसी मार्केट को टारगेट करना है तो कंपेटिटर की क्या स्ट्रेटजीज है उस मार्केट में लाई करने की, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, कवरेज स्ट्रेटजीज को चूज करना है मार्केट की। फैक्टर needed to be considered when choosing a market coverage strategies are company resources. When the firm resources are limited, concentrated market is the better, ठीक है। कहते हैं जब कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होना, तो कंसंट्रेटेड मींस के नीचे जो मार्केट होती है ना उसको टारगेट किया जाए तो वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ये कंपनी के रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ठीक है। फॉर्म यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मींस के रैंडमली आपने एक मशीन में प्रोडक्ट प्रोसेस के लिए डाली और रैंडमली चीज़ें बनती जा रही हैं, आपने उनको स्टॉप नहीं किया, ठीक है। जबकि क्या होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपके पास स्पेसिफिक ऑर्डर आता है, फिर बनाते हैं फिर रुक जाते हैं, ठीक है, इस तरह से ना हो। अच्छा जी, क्राफ्ट और स्टील अनडिफरेंशिएटेड मार्केट इज मोर सूटेबल, ठीक है। कहते हैं इस तरह की अगर हो कि यूनिफॉर्म प्रोडक्ट हो तो इस तरह की प्रोडक्ट के लिए अनडिफरेंशिएटेड मार्केट जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, सूटेबल होती है। बट फॉर प्रोडक्ट दैट वेरी इन डिज़ाइन, कैमराज और ऑटोमोबाइल, डिफरेंशिएटेड और कंसंट्रेटेड मोर सूटेबल, ठीक है। कहते हैं कि जहाँ पे आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के बेस पे चीज़ें प्रोडक्ट कर रहे हों तो उसके लिए डिफरेंशिएटेड और कंसंट्रेटेड मार्केट ज़्यादा सूटेबल होती है। मीन्स टू से आपने जब आपने सेगमेंट सेलेक्ट कर लिए उसके बाद आपने मार्केट कवरेज को चूज़ करना होता है। तो जैसे कि आपको बताया गया, अगर तो आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कंसंट्रेटेड मार्केट को करें, अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है तो डिफरेंशिएटेड मार्केट को आप करें, ठीक है, और कंसंट्रेटेड को ना करें, ठीक है। इस तरह से आपने स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए मार्केट को चूज़ करना है। उसके बाद है पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, कि किस पोजीशन पे आपकी स्ट्रेटजीज है और क्या आपकी
पोजीशन मीन्स कहाँ पे लाई करी है आपकी स्ट्रेटजीज, मार्केट में इंप्लीमेंट होने के बाद कहाँ पे आप लाई कर रहे हैं. प्रोडक्ट कैन बी पोजीशंस ऑन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और एंगेज एंड अदर प्रोडक्ट ऑन अदर प्रोडक्ट क्लास. ठीक है, कि प्रोडक्ट कैन बी पोजीशंस और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और एंगेज एंड अदर प्रोडक्ट क्लास. ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे कि कहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो पोजीशन कर रही है, कहाँ पे रखी गई है, किस मार्केट को टारगेट किया गया है, इसके बारे में आप बताएंगे. नेक्स्ट है चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज. उसके बाद आपने चूज करना है कि आपने आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज क्या है. चूज करने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है. किस तरह से करेंगे? आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ पॉसिबल कंपेटिटिव एडवांटेज अपॉन विच टू बिल्ड अ पोजीशन. किस स्पेसिफिक एक फीचर्स की वजह से, ठीक है, आप अपने कंपेटिटिव जो है उसके उससे एडवांटेज उठाएंगे और उस मार्केट में अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी पोजीशन बिल्ड करेंगे. ठीक है, सिलेक्टिंग द राइट कंपेटिटिव एडवांटेज, effective communicating and delivering the chosen positions to be carefully selective target market. Product differentiations. प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशंस किस किस बेस पे हो सकता है? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट डिफ्रेंसिएशन, सर्विस डिफ्रेंसिएशन, पर्सनल डिफ्रेंसिएशन, लोकल डिफ्रेंसिएशन एंड इमेज डिफ्रेंसिएशन. आप अपनी जो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है एज कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट, ये आप किस में बात कर रहे हैं? ये आप पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं कि आपने, जैसे मैंने आपसे कहा, किस स्पेसिफिक फीचर की बेस पे आप अपने कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करते हैं और बिल्ड करते हैं पोजीशन को ऑन अ स्पेसिफिक मार्केट. ठीक है, on the basis of your product differentiations. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर टू मेक इट मोर अपीलिंग टू अ स्पेसिफिक टारगेट मार्केट. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस में क्या है? फीचर, वारंटी, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. सर्विस डिफरेंशिएशंस में क्या आ जाता है? ऑर्डरिंग एज, ठीक है, customer training, channel differentiation, coverage, expertise and performance, relationship differentiation, competency, courtesy and credibility, reputation differentiations, perceptions, advertising and communications, and price differentiations by customer or quantity by segments. Means to say आपकी जो product differentiations हैं उन as compared to your competitor, आप किस तरह से कंपेटिटिव एडवांटेजेस हासिल करते हुए बिल्ड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की पोजीशन इन अ स्पेसिफिक मार्केट. आप इसके बारे में बताएंगे. ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है. अगर ये आप उसको टारगेट कर लें तो आप क्या करेंगे? मार्केट को कवर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं. उसके बाद है सिलेक्टिंग द राइट कंपेटिटिव एडवांटेज. ठीक है, सिलेक्टिंग द राइट कंपेटिटिव एडवांटेज, कि आप जो कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर रहे हैं किस बेस पे? अंडर पोजिशनिंग, ओवर पोजिशनिंग एंड कंफ्यूज पोजिशनिंग. ओवर पोजिशनिंग में पहले पढ़ूंगी. ओवर पोजिशनिंग क्या है? गिविंग बायर टू नैरो अ पिक्चर ऑफ द कंपनी. ठीक है, कि आप अपने कस्टमर को अपनी कंपनी की डेप्थ पिक्चर बताएं कि हमारी कंपनी में ये सर्विसेज हैं उनके पास नहीं. कंफ्यूज पोजिशनिंग, लीविंग बायर विद द कंफ्यूज इमेज ऑफ द कंपनी. मीन्स एक बायर परचेज करने गया है कोई आइटम और वो उसको देख कर फ्यूज हो रहा है ये सही भी होगी या नहीं होगी. ओवर पोजिशनिंग का मतलब है कि आपने ओवर कर दिया है, हर एक के माइंड में गुल अहमद एक माइंड सेट हो गया ब्रांड के तौर पे. अंडर पोजिशनिंग, फॉलिंग एवर द पोजिशन द कंपनी एट ऑल. ठीक है, ओके, अब इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले है अंडर पोजिशनिंग. occur when customer cannot readily identify the brand or the brand features. ठीक है, अंडर पोजिशनिंग कब है? कि जब एक आदमी या एक कस्टमर क्या करता है, कोई ब्रांड को परचेज करता है या आइडेंटिफाई करता है, तो क्या वो कोई भी चीज़ वो लेना चाहता है तो वो उसको ब्रांड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसकी फीचर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. द प्रोडक्ट मस्ट स्टैंड आउट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर. मीन्स टू से फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में गई हूँ, मार्केट में जाके मुझे एक एयर कूलर चाहिए या सोलर लैम्प चाहिए, तो मेरे माइंड में कंपनी नहीं है किस कंपनी का सबसे अच्छा होगा. मैं सिर्फ अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए गई हूँ. ठीक है, तो क्या होगा? मुझे उस प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा. ओवर पोजिशनिंग का मतलब है इट मीन्स दैट बायर बिलीव दैट द प्रोडक्ट इज मेंट फॉर अ
वेरी सिलेक्टेड ऑडियंस बिकॉज इट इज प्रीमियम प्राइस। एक्वा सोर्स, ठीक है। अगर एक्वा सोर्स, अब आप ऑडियंस के माइंड में ये इमेज बैठा हुआ है कि एक्वा सोर्स एक ब्रांड है, ठीक है ना। उसके बाद है कंफ्यूज्ड। बायर माइट हैव अ कंफ्यूज्ड इमेज ऑफ द ब्रांड रिजल्टिंग फ्रॉम द कंपनी मेकिंग टू मैनी क्लेम्स और चेंजिंग द ब्रांड पोजिशनिंग टू फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर में देखा जाए मुख्तलिफ किस्म की कंफ्यूजन है, तो बायर उसको परचेज करने से पहले कंफ्यूज हो जाता है। सिलेक्टिंग द राइट कंपेटिटिव एडवांटेज, किस तरह से हम लोग राइट कंपेटिटिव एडवांटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांड डिफरेंस शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर मार्केटिंग, ठीक है। सबसे पहले आपकी ब्रांड की इंपॉर्टेंस क्या है इन द आईज ऑफ देयर कस्टमर। अगर आपकी ब्रांड की इंपॉर्टेंस कस्टमर की आईज में नहीं होंगी तो आप कभी भी कंपेटिटिव एडवांटेज उस मार्केट में हासिल नहीं कर सकते। डिस्टिंक्टिव, आपकी प्रोडक्ट एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे। सुपीरियर, ठीक है। अगर दो आपके पास प्रोडक्ट हैं और कस्टमर के पास सुपीरियर मीन्स के जो जिस ब्रांड के साथ कस्टमर ज़्यादा लॉयल होगा वो प्रोडक्ट उसके लिए ज़्यादा सुपीरियर होगी, ठीक है। कम्युनिकेबल, आप जो भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है मार्केट में उससे रिलेटेड क्यूरीज, या आप अक्सर देखा होगा खाना खाने के बाद या पहले ये होता था प्रोडक्ट के बाद, प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद सर डोर स्टेप पे आके प्रोडक्ट देते थे और एक फॉर्म फिल करवाया जाता था और उसके बारे में आपसे व्यूज़ लिए जाते थे, तो वो क्या, वो कम्युनिकेबल होता है। उसके बाद अफोर्डेबल एंड प्रॉफिटेबल, ठीक है। पोजिशनिंग मेजरमेंट, पोजिशनिंग मेजरमेंट, हम पोजिशनिंग मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं विद अ परसेप्शनल मैपिंग ना। परसेप्शनल मैपिंग है क्या, कि अपने माइंड में एक परसेप्शन आपने बिठा ली है कि हमने इसको, इस मार्केट में ये चल रहा है, इस एलिमेंट की बेस पे हमने इसको मेजर करना है, ठीक है। परसेप्शनल मैपिंग इज अ रिसर्च टूल यूज टू मेजर द ब्रांड पोजिशंस, ठीक है। एक क्या है, ये रिसर्च टूल है जो कि मेजर करता है ब्रांड पोजीशंस को। परसेप्शनल मैपिंग कुछ इस तरह की होती है, एक तरफ हाई सर्विसेज, एक तरफ मॉडरेट सर्विसेज, एक तरफ एक्सपेंसिव, एक तरफ लेस एक्सपेंसिव। और कहाँ पे जाके आपने देखा होगा लाई कर रहा है ये एट द एक्सपेंसिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लेस एक्सपेंसिव, हाई सर्विसेज, मॉडरेट सर्विसेज, इट मीन एक्सपेंसिव एंड मॉडरेट सर्विसेज के बिटवीन में ये लाई कर रहा है परसेप्शन मैप, पोजिशनिंग मैप ऑफ सर्विसेज लेवल वर्सेस प्राइस, ठीक है। अब इसमें क्या है हम देखते हैं की टर्म्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। हमने सबसे पहले डिस्कस किया बिहेवियर सेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और कस्टमर्स के बिहेवियर एटीट्यूड के बारे में पढ़ा। बेनिफिट सेगमेंटेशंस, ठीक है, सेगमेंटेशंस करने से आपको कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। कंपेटिटिव एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज कौन कौन से यूज करते हैं, आप उनसे किस तरह बेनिफिट उठा के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंफ्यूज पोजिशनिंग के बारे में पढ़ा। कस्टमाइज मार्केटिंग मींस इंडिविजुअल और टारगेटिंग मार्केटिंग। डिग्री ऑफ प्रोडक्ट होमोजेनिटी के बारे में पढ़ा। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा। ये अलग अलग टर्म्स जो हमने इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस की हैं। एग्जिस्टिंग कंपेटिटर, जेंडर सेगमेंटेशंस, जियोग्राफिक सेगमेंटेशंस एंड इनकम सेगमेंटेशन। की टर्म्स, मार्केट, मार्केट होमोजेनिटी, मार्केट पोजिशनिंग, मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट टारगेटिंग। और जो लास्ट वन हम लोगों ने, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, वो है माइक्रो मार्केटिंग, ओवर पोजिशनिंग, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, स्पेसिफिक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड अंडर पोजिशनिंग। ये बेसिकली है आपका चैप्टर मार्केट सेगमेंटेशन टारगेटिंग मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। अगर इन टर्म्स की इसकी आपको समझ आ जाती है तो आप मार्केट को बेटर तरीके से असेस कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था और इससे रिलेटेड भी अगर आपके कोई क्वेश्चन से क्यूरीज हो तो आप उसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें ठीक है बच्चे, आज इतना ही लेक्चर है आपका, आज आप भी खुश हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग दोबारा मिलते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।